मेरे बेहद प्यारे साथी, जिंदाबाद, जय संविधान, जय मोहब्बत। हम हमारे देश के लोग और सारे दुनिया के लोग एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो दुख और पीड़ा की सभी हदों को पार कर रही है, जिसमें नाइंसाफ़ी है, आंसू हैं, खौफ है, अनिश्चितता है, भविष्य किसी को भी, सबको भविष्य अंधकार में दिख रहा है। शायद हम और आपकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा मानवीय त्रासदी होगा जिससे हम लोग गुज़रेंगे। ये त्रासदी का स्वरूप क्या है और ये क्यों शुरू हुई? ज़्यादातर हम लोग समझेंगे कि ये इस त्रासदी का कारण है कोरोना वायरस की महामारी। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस त्रासदी की शुरुआत ज़रूर इस वायरस से हुई, लेकिन ये त्रासदी पूरी तरह से सरकार ने जो फैसले किए हैं और जिस तरह का हमारा समाज का ढांचा है और हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक रूपरेखा है, उसके कारण से ये मानवीय त्रासदी हो रहा है, उस महामारी के कारण से नहीं। महामारी तो है और उसका स्वरूप अब सब लोग जानते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा कीटाणु है जो बहुत बहुत जल्दी फैलता है और जिसका कोई इलाज आज तक विज्ञान ने खोज नहीं पाया है, ना उसका कोई वैक्सीन है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सिर्फ़ एक इस तरह की बीमारी से दुनिया आज जूझ नहीं रही है। टीबी से एक हफ़्ते में जितने मौत हुए लॉकडाउन के दौरान, वो पूरे लॉकडाउन में जितने लोग कोरोना से मरे हैं उससे ज़्यादा टीबी से मरे हैं। कैंसर है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज़ है, मलेरिया है, और इन सब से भी बढ़ के भूख है, कुपोषण है। जब दुनिया में इतने सारी बीमारियां हैं जिससे आम लोग जूझ रहे हैं, सवाल ये उठता है कि इस एक महामारी से पूरी दुनिया इतना घबरा क्यों गई? मुझे लगता है कि सालों साल तक इसका जवाब इतिहासकार देने की कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरी समझ में शायद यही कारण है कि वो पहले अमीर देशों में गोरे लोगों के बीच में वो पहुंचा और बड़ी मात्रा में जहाँ जाने एक बार अमीर मध्यम वर्ग के लोग और गोरे लोग जिससे प्रभावित हुए, इससे शायद जो हड़कंप हुआ पूरी दुनिया में। अगर ऐसी बीमारी होती जो गरीब मेहनतकश लोगों के बीच में ही उसका असर होता, तो शायद दुनिया में उसका इस तरह का प्रभाव नहीं होता जैसे हमने देखा है। जो लॉकडाउन है, ये सबसे बड़ा कारण है मानवीय त्रासदी का। और इस लॉकडाउन के पीछे सोच क्या था? हालांकि जब प्रधानमंत्री शुरू में बोले और उनके कुछ सलाहकार और वैज्ञानिक भी बोले, तो कई लोगों को समझ में आया कि 21 दिन लॉकडाउन हो जाएगा और महामारी पे हम काबू पा लेंगे। लेकिन शुरू से ऐसा कुछ नहीं था। लॉकडाउन से महामारी पे कोई भी उसका एक ही असर होता है, जिसको अंग्रेज़ी में फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं,
कि जो बीमारी ऐसी तेज़ी से बढ़ रही है वो और धीरे से बढ़ेगी, वहीं हम पहुंचेंगे, लेकिन कुछ और वक्त के बाद। और वो जो एक्स्ट्रा वक्त हमें मिलेगा क्योंकि हमने लॉकडाउन किया है, तर्क ये था कि उस वक्त का इस्तेमाल सरकारें उस तैयारी के लिए करेंगे कि अस्पताल ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स तैयार करेंगे, पीपी सेट्स पीपी तैयार करेंगे, वेंटिलेटर्स और बनाएंगे, कि मतलब एक तरह से जो पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको वो ज़्यादा तैयार होगा महामारी के लिए, उसके लिए ही हमने ये लॉकडाउन का तरीका उन्होंने सोचा। लेकिन इंडिया में जो हमने लॉकडाउन किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला लॉकडाउन, सबसे कठोर लॉकडाउन, और बहुत ज़्यादा गरीब और लोगों के बीच का सबसे बड़ा लॉकडाउन, और ऐसा लॉकडाउन जहाँ सरकार ने सबसे कम पैसा रखा लोगों के राहत के लिए। ये सच्चाई है। चीन में जहाँ लॉकडाउन, जहाँ इस बीमारी की शुरुआत हुई और जहाँ लॉकडाउन मानव इतिहास में पहली बार लॉकडाउन का एक पब्लिक हेल्थ के हथियार के तौर पे लॉकडाउन पहली बार चीन में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन चीन में सिर्फ 5% उनकी जनसंख्या लॉकडाउन में रही, जो बड़े बड़े शहर थे। 95% लोग लॉकडाउन पे नहीं रहे, चीन में भी नहीं रहे, लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने फ़ैसला किया कि पूरे देश को बिना और जो टाइम पीरियड था उसके तैयारी के लिए 3.5 घंटों में ही इस लॉकडाउन की तैयारी हुई थी। लॉकडाउन का मैं विरोध बहुत कारणों से करता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे आज वैज्ञानिक भी और समाजशास्त्री भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा विरोध इस लॉकडाउन के ख़िलाफ़ इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो पूरी तरह से अनैतिक था। अनैतिक इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन के पीछे क्या सोच थी कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, आपस में दूरियां रखें और हाथ को साफ़ करते रहें, और इससे बीमारी से वो अपने आप को बचाएंगे और उसको फैलने से रोकेंगे। लेकिन जो मेहनतकश जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और जो कामकाजी लोग हैं, जो किसान लोग हैं, पर ख़ास करके जो शहरों में रहने वाले जो कामकाजी लोग हैं, वो ऐसे तंग बस्तियों में रहते हैं जहाँ पे एक तो उनके जो रोज़गार था वो इजाज़त नहीं देती है कि वो घर में बैठें और उनको घर से काम करने का कोई तरीका होगा और उनकी तनख्वाह उनको मिलती रहेगी। ये उनके लिए संभव नहीं था। ये भी संभव उनके लिए नहीं था कि वो घर के अंदर 21 दिन और उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 60 दिन कोई 6x8 की खोली में कैद रह सकता है। 10 लोग उसके अंदर रह रहे हैं। क्या संभव भी था कि वो उसके बीच में कैद रहते? और जहाँ 150 लोग एक कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे उस चारदीवारी में बंद रहते? तो उनके लिए ये संभव नहीं था। और जिनके यहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं है, जहाँ पे कोई नल से पानी निकलता हो जिससे आप हाथ धोते रहें, उसकी भी व्यवस्था नहीं थी। तो मेरा मुख्य उसका विरोध अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि इसकी जो कल्पना भी थी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं, लॉकडाउन तो ठीक था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि सैद्धांतिक तौर पे ही वो गलत था, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा था कि जो सुरक्षा लॉकडाउन दे रही थी बीमारी को फैलने से, वो गरीब लोगों के लिए संभव ही नहीं था। तो एक तरह से हम लॉकडाउन के माध्यम से
अमीर और मध्यम वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहे थे, लेकिन उसकी पूरी जो कीमत थी वो गरीब लोगों के हाथों से निकला। मतलब सिर्फ गरीब लोग ऐसे थे जिनके रोज़गार बिल्कुल टूट जाए और उनके पास ना बचत है, ना कोई व्यवस्था है कि वो अगले दिन भी 2 4 5 दिन के बाद उनके यहाँ खाने का इंतज़ाम ही ना हो। वो हालत जो हमने देखी थी, वो तो इस तरह की कीमत आपने उन लोगों से ली लॉकडाउन में, जिन्हें आप लॉकडाउन के सैद्धांतिक तौर पे भी आप उनको कोई सुरक्षा नहीं दे रहे थे। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत बहुत अनैतिक फैसला था। और इसके इम्प्लीमेंटेशन का सबसे मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन एक ये था कि जब आपने सिर्फ 3.5 घंटों का नोटिस दिया, अगर हफ्ता या 10 दिन का नोटिस देते तो लोग जो प्रवासी मज़दूर हैं वो अपने घर चले जाते बिना कोई तकलीफ़ के। ट्रेन चलते रहते, बसें चलती रहती, वो अपने घरों तक पहुंचते। तो ऐसे वक्त में जब देश में सिर्फ 500 केसेस थे, उस वक्त में अगर वो जाते तो बहुत कम ये बीमारी फैलती। आज जब 1.5 लाख तक पहुंच गया है ऑफिशियल फिगर, उस वक्त जब लोग जा रहे हैं तो इनफैक्ट आपने उनको रोकने की जो कोशिश की वो बीमारी को फैलाने के हिसाब से ही बिल्कुल गलत था। मतलब मानवीय तौर पे तो बहुत ही गलत किया, जिस तरह से हमने लोगों को यहाँ पे बिना भोजन के, बिना रोज़गार के, अपने घरों से दूर बंद करके रखा। लेकिन इवन एज पब्लिक हेल्थ, मतलब बीमारी की दृष्टि से ही ये पूरा प्रोसेस गलत था। और कई अर्थशास्त्रियों ने ये गणना की है कि जैसे मध्यम वर्ग के लोग, हम और आप, ये सुनिश्चित थे कि हम घर में बैठे रहेंगे लेकिन हमारी तनख्वाह आती रहेगी हमारे बैंक में, उसी तरह की व्यवस्था अगर हर गरीब इंसान के लिए ये किया जाता है कि हर परिवार को 7,000 रुपये, जो लगभग न्यूनतम मजदूरी के बराबर है, को 7,000 रुपये उनके बैंक के खाते में मिलें। अगर प्रधानमंत्री पहले दिन ये आश्वासन देते कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, जितनी देर लॉकडाउन मिलेगा आपको 7,000 रुपये प्रति परिवार आपको मिलेगा, और जो पीडीएस का पास कार्ड हो नहीं हो, सभी को राशन बड़ी मात्रा में मिलेगा। अगर ये 2 चीज़ें भी पहले दिन से प्रधानमंत्री घोषित करते और लागू करते, लोगों की ये पूरा भूख और कई 100 साल पैदल चल के जिस तरह से लोग निकले हैं और जो शहर में रह गए हैं, उनकी जो भूखमरी की जो स्थिति थी, वो पूरी तरह से अवॉइड हो सकता अगर सरकार ये घोषणाएं करती। सवाल कोई पूछ सकता है कि क्या कोई विकल्प भी थे कि नहीं? तो विकल्प बहुत थे, और सबसे अच्छा विकल्प साउथ कोरिया का है, क्योंकि साउथ कोरिया ने लॉकडाउन नहीं किया। साउथ कोरिया ने क्या किया? सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि टेस्टिंग, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया टेस्टिंग पर, जिस पे हमने सबसे कम जोर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जितनी मात्रा में आप पहले टेस्ट करिए, और जो अफेक्टेड है उसको फिर आप उसको आइसोलेट करिए, और ऐसे लोगों को ट्रेस करिए जिनका उनके साथ संपर्क था। तो अगर पहले दिन से ही हम टेस्टिंग को बहुत बड़ी मात्रा में करते तो लॉकडाउन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये साउथ कोरिया का उदाहरण हमें दिखाता है। और साउथ कोरिया के अलावा भी हमने देखा है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में जहाँ जहाँ महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उन जगहों में हमने देखा, जर्मनी है,
फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, ऐसे देशों में, ताइवान है, ऐसे देशों में जहाँ महिला सरकार को हेड करती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा संवेदना के साथ इसको लागू किया। लोगों वहाँ बड़े बड़े लॉकडाउन भी हुए, न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ। लेकिन जब आप लोगों को से बातचीत करते रहें, उनको आश्वासन देते रहें, हर एक के लिए व्यवस्था करते रहें, तो लॉकडाउन भी लागू हो सकता था। और इससे भी बढ़ के ये जो हमें, जो मैं मानता हूँ कि इट्स अ सोशल क्राइम, कि सामाजिक अपराध, एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध रहा ये लॉकडाउन, क्योंकि इसका इस सब की पीड़ा के बाद भी सरकार की तैयारी, कोई बहुत बड़ी तैयारी उन्होंने की, बीमारी मतलब बहुत सारे बेड्स को बढ़ाया, ऐसा नहीं है। जब सरकार घोषित करती है कि हमने 1 लाख बेड्स कोरोना या कोविड के लिए रखे हैं, एक्चुअली सच्चाई ये है कि वो 1 लाख बेड्स और बीमारियों से हटा के उन्होंने कोविड के लिए तैयार किया। बहुत कम नए बेड्स, नए अस्पताल, नई व्यवस्थाएं की हैं, बल्कि जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं, उनका काम बहुत कम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन इतनी बड़ी कीमत गरीब लोगों को के भूखमरी से और पीड़ा से कि लेने के बाद भी देश ऐसा तैयार हो गया है कि वो अब इस महामारी का सामना कर सके, वो नहीं हुआ है। ये महामारी जब आखिर में फैलेगी, ज़्यादा प्रभाव गरीब लोगों में होगा, और मध्यम वर्ग के लोगों के पास प्राइवेट अस्पतालों में उनका इंतज़ाम हो जाएगा, वो अपने आप को बचा पाएंगे। गरीब लोग उस वक्त भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और जान हानि उन्हीं में होगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्राइमरी सेकेंडरी अस्पतालों की जो स्थिति है, और सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 3 में से 2 ज़िलों में आज तक भी टेस्टिंग फैसिलिटी, एक भी टेस्टिंग फैसिलिटी 3 में से 2 ज़िलों तक आज तक भी नहीं है। तो ये हुई हमारी सरकार की तैयारी। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह तो है ही, पर यहाँ तक भी ये ख़त्म नहीं हुआ। सरकार ने इस त्रासदी का इस्तेमाल अपनी जो सांप्रदायिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में उसका जिस तरह का इस्तेमाल किया। तबलीगी जमात एक जगह है जहाँ से बीमारी फैली, पर वो अकेली जगह नहीं है जहाँ से बीमारी फैली, लेकिन लोगों के मन में ऐसा उन्होंने भर दिया है, और जो फेक वीडियोस फैलाए गए जिसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आम लोगों के मन में, आम जो गैर मुसलमान हैं उनके मन में ये बात सरकार ने भरने में कामयाब हुआ है कि ये जो सुपर स्प्रेडर हैं, जो सबसे ज़्यादा फैलाने वाले लोग हैं, वो भी मुसलमान हैं। तो ये भी सरकार ने इस दौरान किया। और एक और चीज़ जो की कि जो पिछले कई महीनों इस लॉकडाउन के पहले और महामारी के देश में प्रवेश से पहले पिछले 3 महीनों में एक बहुत खूबसूरत अहिंसक जन विरोध हम लोग देख रहे थे देश के हर कोने में, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर इकट्ठा खड़े हुए थे, ये कहने के लिए कि हम नागरिकता कानून में बदलाव की इजाज़त नहीं देंगे, जो संविधान के मूल्यों के ख़िलाफ़ है और जो समानता के मूल्यों के ख़िलाफ़ है। उस लड़ाई को भी ख़त्म करने का ये वक्त सरकार ने चुना है। और इस आंदोलन से जुड़े हुए जो नौजवान हैं, बहुत सारे उसमें से ऐसे नौजवान हैं जो
जो मुस्लिम समुदाय के हैं और बाकी जो वामपंथी विचारधारा के हैं, ऐसे नौजवानों को के ख़िलाफ़ सख्त UAPA, जिसमें आप उम्र भर जेल में रह सकते हैं और बेल भी मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे मामलों को उन्होंने लागू किया है। और ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन था, जहाँ वकील भी बाहर नहीं निकल सकता था, उनको भी बंद किया है। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है। और सवाल हम पूछ सकते हैं कि आगे के हफ्ते, आगे के महीनों में क्या होगा। इसका जवाब इसलिए देना मुश्किल है क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं, ये जवाब देने में मतलब उनमें कोई एक सहमति नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने जो गणित के जो मैथमेटिकल मॉडल्स इस्तेमाल करके ये कहा था कि अब तक लाखों लोग मर गए हों, लेकिन लाखों लोग तो मरे नहीं हैं। तो कितने लोग मरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग सोचें कि हिंदुस्तान में इसका असर नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा टेस्टिंग बहुत कम है। कितने लोग आज भी इन्फेक्शन से जिन पे असर हुआ है। कई जो पब्लिक हेल्थ के विशेषज्ञ मुझे कहते हैं कि जो भी सरकार आंकड़ा दे रही है, उसमें उसके आगे 1 ज़ीरो तो आप डाल ही सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि 1 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, तो कम से कम 10 लाख लोग तो इन्फेक्टेड होंगे ही, ऐसा उनकी राय है। लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। और कितना वक्त लगेगा एक वैक्सीन बनने का, कितना वक्त लगेगा एक इलाज होने का। और हिंदुस्तान में हमारी बहुत बड़ी हमारी शक्ति ये है कि 90% जो जनसंख्या है वो 60 साल से कम उम्र की है, और उन पे इसका असर प्रायः बहुत कम है। तो हिंदुस्तान में ये सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत बड़ी संभावना है कि आगे के महीनों में एक तरफ महामारी फैलेगी और अमीर और मध्यम वर्ग के लोग तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका असर और प्रभाव उन जगहों में होगा जहाँ लोग तंग बस्तियों में रहते हैं और जिनमें कुपोषण है, भूख है। ये इसका एक असर रहेगा। और वो लोग जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में से प्रभावित होंगे, उनके पास, उनके आसपास ना अस्पताल होगा, ना इलाज के लिए सही व्यवस्था या इंतज़ाम या साधन होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस हद तक सरकार के इस फैसले से पहले भी अर्थव्यवस्था पूरी मंदी से चल रही थी, तो अभी जो अर्थव्यवस्था में इसका जो असर पड़ा है, एक तरह से आपने रातों रात पूरी अर्थव्यवस्था को ही बंद कर दिया है। उत्पादन को भी बंद कर दिया है और जो खरीदारी की जो व्यवस्था थी वो भी आपने बंद कर दी है। लोगों के हाथों में अगर तनख्वाह नहीं होगी तो वो खर्चा कैसे करेंगे, और खर्चा करेंगे तो जो सामान बन रहा है वो बंद हो जाए तो वो खरीदेंगे क्या। तो वो पूरा जो अर्थव्यवस्था का जो एक चक्र होता है, उसको रातों रात जो सरकार ने बंद कर दी, उसको दोबारा शुरू करने में बहुत मुश्किल होगा। और इस बीच में ये सही है कि बहुत सारे करोड़पति, लखपति के रोज़गार के फैक्ट्री, कारखाने, बिज़नेस प्रभावित होंगे, बंद होंगे, लेकिन वो भूखे नहीं मरेंगे। जो सबसे ज़्यादा भूख और बदहाली होगी वो आम जो मज़दूर हैं, किसान हैं, उनके होंगे। और उनसे भी बढ़ के ऐसे लोग जिनका किसी तरह का रोज़गार नहीं है, जो बेघर लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसे सब लोगों पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और आज तक तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसा कोई योजना बनाई है जिससे इसका कोई पुरज़ोर तरीके से मुकाबला हो सके। तो जो मानवीय त्रासदी की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ कि अगर इसी दिशा में हम चलते रहें तो ज़रूर
हमारे जीवन काल में हम इससे बड़ी त्रासदी नहीं देखेंगे। जो नौजवान हैं उन्होंने तो दुष्काल जैसे हुए 1943 में जो बंगाल का जो दुष्काल हुआ उसको आपने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। बंटवारा के वक्त में जो बदहाली हुई थी उसको मैंने नहीं देखा है। लेकिन जगह जगह पे, जैसे मैं कलेक्टर था तो कुछ जगहों में सूखा पड़ता था, भूख और महामारी की स्थिति मैंने देखी है। लेकिन ये स्थिति पूरे देश में फैल जाए और गांव और शहर, कस्बा, सब जगह कोई जगह नहीं हो जो जहां लोग प्रभावित इसके असर से बच सकें और इसके बीच में महामारी भी फैले और इसके बीच में सरकार का जो सांप्रदायिक जो विचारधारा और प्रोजेक्ट है वो भी चलता रहे, तो ये त्रासदी का क्या स्वरूप होगा ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में मैं आप सबको उदास करने के लिए ये सारी बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वक्त है जब हम अपने फ़र्ज़, अपने कर्तव्य के बारे में सोचें। हमें क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। मेरा ये मानना है कि एक बहुत साफ और सरल फॉर्मूला मेरा ये है। मैं पहले अंग्रेज़ी में कहूँगा, where there is the greatest pain and the greatest suffering and the greatest injustice, that is where we must be. जहाँ सबसे ज़्यादा दुख है, जहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ा है, जहाँ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, वहाँ हम और आपको होना ज़रूरी है। यही एक फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। और वहाँ हम लोग, जहाँ सबसे ज़्यादा दुख है, सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, वहाँ पे हम रहें, हिम्मत के साथ, एकजुटता के साथ, पूरी संवेदना के साथ, इंसाफ के लिए लड़ने के जज्बा के साथ, साहस के साथ और मोहब्बत के साथ, ये हमारा फ़र्ज़ है। अलग अलग तरीक़ों से हमें सामना करना होगा। हम इन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लड़ें, आवाज़ उठाएं, उसे डॉक्यूमेंट करें, उसके बारे में फ़िल्में बनाएं, उसके बारे में हम शोध करें, लेख लिखें, उसके बारे में हम इसके विकल्प क्या हो सकते हैं इसकी कल्पना करें, उसके बारे में पब्लिक बहस रखें, पब्लिक एजुकेशन करें, लोगों को इसकी जानकारी देते रहें, विकल्पों के बारे में। सरकारों पर हम अब दबाव डालते रहें, समाज पर दबाव डालते रहें, राजनीतिक दलों पर दबाव डालते रहें। जो अंतिम व्यक्ति है जहाँ सबसे ज़्यादा दुख और नाइंसाफ़ी है, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ें, उसको बुलंद करने की कोशिश करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग अलग अलग भूमिकाएं हैं। कोई लोग हैं जो डायरेक्ट केयर गिवर हैं, मतलब सीधा बेघर बच्चों के बीच या बेघर लोगों के बीच या हिंसा से प्रभावित लोगों के बीच, भूख से जूझते हुए लोगों के बीच में सीधा काम करेंगे। कुछ हम में से वकील हो सकते हैं, कुछ मीडिया के साथी हो सकते हैं, कुछ शोधकर्ता हो सकते हैं, कुछ पॉलिसी के बारे में चिंतन करने वाले लोग हो सकते हैं। ये सब अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन ये सभी जो हमारे भूमिकाएं हैं, इनको अदा करते हुए वहीं जहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ा और सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, वहाँ पहुँचने की हमारी हमेशा कोशिश रहे। ये ऐसा वक्त है जब जो हमसे एक तरह से
हमसे ये मांग कर रही है, ये डिमांड कर रही है कि हमें जितना सबसे अच्छा जो संभव है वो देने का आज वक्त है। कल ये वक्त नहीं होगा। जब ये मानवीय त्रासदी किसी वक्त तो जब हम उसके उस पार जाएंगे, उस वक्त हमारी उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितना आज है। तो आज जितना हम कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो करने का आज वक्त है। और एक पीढ़ी तक, 2 पीढ़ी तक लोग याद करेंगे, आप याद करेंगे कि आपने उस वक्त क्या किया। तो अपने आप को जवाब देने के स्थिति में हूँ कि मैंने उस वक्त जो मेरे से संभव था वो मैंने किया। ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन साथियों, ये फ़र्ज़ निभाते हुए हमें ये ध्यान भी रखना है कि हमें अपनी सुरक्षा भी रखना है। व्यक्तिगत तौर पे हमें अपनी सुरक्षा रखना है, अपने परिवार की सुरक्षा रखना है, लेकिन संस्थागत तौर पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें अपना ध्यान रखना ही है। इस दौरान इसके बारे में भी हमें चिंता करना होगा कि हम लोग, हमारे साथ में काम करने वाले जो स्टाफ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है। और इसके बारे में भी मैं और हमारे सभी साथियों ने बहुत कुछ सोचा है। एक विडंबना हमेशा रहेगी इसके बारे में सोचने में कि मैं उन लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचूं जिनके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, एक कारवां बनाया है, अमन बरादरी बनाई हैं, RFI बनाया है, CS बनाए हैं, अलग अलग संगठन बनाए हैं, जिनके लिए हम लोगों ने काम करने का फ़ैसला किया, जिनके साथ खड़े रहने का हमारा निश्चय है, जहाँ सबसे ज़्यादा दुख और नाइंसाफ़ी है, उनकी सुरक्षा एक तरफ हो सकती है और हमारी सुरक्षा, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी हम लोगों को सोचना ज़रूरी है, जैसे मैं कह रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस हम कैसे लाएं, मतलब कौन सा पलड़ा भारी हो और कौन सा पलड़ा इतना भारी हो कि ये बिल्कुल इधर हो जाए, ये पलड़ा इतना भारी हो कि हल्का हो कि ये भारी हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम या तो ये सोच सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के बारे में, स्टाफ की सुरक्षा के बारे में कुछ ना सोचें और सिर्फ समाज के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचें, या फिर उल्टा हम ये सोच सकते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा पूरी तरह से रखना है और इतनी अपने आप को सुरक्षित रखें कि हम जिस समाज के लिए और जिन मूल्यों के लिए हम लोग काम करते हैं, उनके लिए हम काम करने की स्थिति में ना रहें। तो मुझे लगता है कि हमें एक तरह का बैलेंस खोजना ज़रूरी होगा। वो पलड़ा ये थोड़ा हायर होगा या ये ऊंचा होगा या ये होगा, ये हम लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत फ़ैसला हर इंसान को लेना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग खुद बीमार भी हो सकते हैं, अपने परिवार वालों के बारे में हमें चिंता हो सकती है, घर में बुज़ुर्ग लोग हो सकते हैं जिसके बारे में हमें चिंता है, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन वो लोग जो आज बीमारी और भूख और बेरोज़गारी से जिस तरह से जूझ रहे हैं, उनके बारे में, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को चिंतन करना है और इसके बीच में एक संतुलन बनाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो जो पर्सनल सेफ्टी के कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। 3 चीज़ें बार बार वैज्ञानिक हमें बताते हैं। एक है मास्क, एक है जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरियाँ
हम लोग मानते हैं कि वो बिल्कुल गलत शब्द है, क्योंकि सामाजिक दूरियां तो हमने 2000 सालों से इस देश में बनाए रखे हैं। जाति की दूरियां, सामाजिक दूरियां ही तो हैं। तो हम लोग सामाजिक दूरियां नहीं चाहते हैं। ये वक्त है जहां सामाजिक नज़दीकियों को हमें और ज़्यादा मजबूत करना है, एकजुटता मजबूत करना है। लेकिन शारीरिक तौर पे दूरियां हमें बनाना होगा। तो शारीरिक दूरियां, मास्क या नकाब जो है, और तीसरा है हाथों को साफ़ करना। अब इन तीनों को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश, क्यों ये ज़रूरी है। कहते हैं कि जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो छूत की बीमारी है, ये मुख्य रूप से एक इंसान से दूसरे इंसान, जो हम खास करके जो थूक निकलता है उससे एक दूसरे के, तो हम खांसते हैं या छींक मारते हैं, लेकिन वो ना भी करें, सिर्फ इतना करें कि जो बातचीत के दौरान भी थोड़ा बहुत थूक निकलता है। तो जो दूरी का जो सवाल है वो इसलिए है कि कहते हैं कि अगर आप 2 गज़ दूरी आपकी हो तो जो थूक है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने में वो नहीं पहुंचेगा। हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम मतलब अगर हम एक जगह को छूते हैं जहाँ पे मान लीजिए आपने छींक लगाया और इस टेबल पे उसका असर रह गया और मेरी उंगली गई वहाँ, मैंने हाथ ऐसे रखा, तो हाथ एक बार हम ये करते हैं तो बहुत प्रायः हम लोगों की आदत है कि हम अपने चेहरे को छूते रहते हैं। लोगों ने देखा है कि आप एक आम व्यक्ति हज़ारों बार दिन में अपने मुंह के किसी हिस्से को छू ही लेता है, आँखों को, इसको। तो उसके माध्यम से जब आपके वायरस आपके उंगली में अगर आ गई है तो फिर आप अपने नाक को हिलाएंगे तो नाक के माध्यम से वो फेफड़े में, मुंह में लगाएंगे मुंह के माध्यम से, आँख में लगाएंगे आँख के माध्यम से वो फेफड़े में पहुंच सकता है। इसलिए हम लोगों को हाथ को साफ़ रखना है और अपने आप को ये एक अनुशासन भी डालना है कि हम हाथ जितना हम कम अपने हाथ से अपने मुंह को छुएं, वो ज़रूरी है। और तीसरा है मास्क। मास्क का स्वरूप क्या होना चाहिए। N95 मास्क की बात की जाती है, तो ये पहले ये N95 मास्क है, ये काफ़ी महंगे होते हैं और ये मास्क पहनना है। लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मास्क उसी के लिए ज़रूरी है, उन्हीं के लिए ज़रूरी है जो सीधे डायरेक्ट केयर गिविंग का काम, खास करके जो बेघर लोगों के बीच में जो काम करते हैं, जो हेल्थ का काम करते हैं, उनके लिए N95 का मास्क ज़रूरी है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए एक सिंपल कपड़े का मास्क ही काफ़ी है, जैसे ये वाला है, और ये घर में भी बन सकता है। हम लोग भी एक दूसरे के लिए होम्स में इसको बना के बड़ी मात्रा में दें। तो मास्क आपने ऐसे पहन लिया, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। हमने एक बार मास्क पहन लिया तो मैंने हर एक को देखा, अपने का भी देखा है कि ये थोड़ा सा इरिटेट करता रहता है आपको। तो हम हमेशा इसको यहाँ से छुएंगे, वहाँ से छुएंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, दिन भर हमारा ये चलता है। अगर आप ये करें तो बिल्कुल बेकार है, उससे बेहतर है कि आप मास्क ना पहने। क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो तो मास्क के बाहरी हिस्से में ही लग रहा है ना, इसलिए तो आप पहने कि किसी ने छींक मारी और वायरस आपके पास आया तो आपने मास्क पहना हुआ है तो वो आपके अंदर शरीर में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको छूते रहते हैं या एक बार भी छूते हैं तो वायरस तो आपकी उंगली में आ गए और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आ गए, और फिर जब आप मतलब अपने मुंह में स्क्रैच करेंगे वगैरह ये करेंगे तो वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो एक तो आप मास्क पहने, और फिर एक ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है कि लोग ऐसे पहनते हैं मास्क। अब ये तो मुझे बिल्कुल, प्रधानमंत्री को भी मैं देखा हूँ कई बार ऐसे, ये तो बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ी की भी हद से ज़्यादा है। इसमें आप क्यों पहने हैं? ऐसा भी आप पहने तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नाक से तो जो छींकना है या जो वापस जाना है, आपको पहनना है तो आपको पूरी तरह से ऐसा ही पहनना होगा, इसको छूना नहीं है। मान लीजिए कि खाना खाना है या स्क्रैच करना है अपने आप को तो उतार के करें,
और अगर आप आदत डाल सकें तो उंगली का कम इस्तेमाल करिए। मान लीजिए कि मुझे नाक को छेड़ना भी है तो मैं यहाँ से कर लूँ, छींक भी आए तो मैं यहाँ छींक लूँ, ताकि उंगलियों को मैं अपने आप को बचा सकूँ। ये सिंपल कॉमन सेंस की चीज़ें, एक आदत डालने की बात है। और कहते हैं कि दिन के अंत में जब आप घर जाते हैं तो मास्क को उतार के पानी में, डेटॉल के पानी में डालें और साबुन और इसको अच्छी तरह से धो दें। और धोने के बाद अगले दिन कम से कम 4-5 घंटे तेज़ धूप में इसको सुखाएं। ये पूरा प्रोसेस में फिर वो, तो इसलिए हर एक हम में से सब के लिए कम से कम 3 या 4 मास्क हों, ताकि आप इसको सर्कुलेट करते रहें। ये मास्क का जो तरीका है ये हम लोगों को समझना ज़रूरी है। और ये बताया जाता है कि, और एक चीज़ फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि हम में से कोई सोच सकता है कि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में तो चिंता नहीं हो, अब जो होगा सो होगा, इसलिए मैं मास्क नहीं पहनूंगा। प्लीज़ आप समझें कि मास्क एक्चुअली एक परोपकार वाला एक चीज़ है। मतलब आप अपने आप को कम बचा रहे हैं, दूसरे आपको नहीं मालूम है कि आपके अंदर कोरोना है। बहुत सारे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक्चुअली मास्क की पूरी बात वैज्ञानिकों ने कई बार कहा कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, लेकिन आखिर में जब ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग हैं, और हमारे देश में और भी ज़्यादा है, जो नौजवान हैं, कई नौजवान को कोरोना होगा, उनको पता भी नहीं चला कि वो कोरोना है, और पूरे वो 2 हफ्ते निकल जाएंगे, वो उनको पता भी नहीं है कि हम कोरोना से गुजरे हैं, लेकिन वो कोरोना को फैला रहे हैं, अनजाने से वो फैला रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं, हमारा टेस्टिंग हो नहीं रहा है। तो टेस्टिंग के बिना मुझे, और मेरे कोई सिम्टम्स नहीं हैं, ना बुखार है ना खांसी है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे हो रहा है। तो लोग, तो ऐसे असिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये पहना है तो आप दूसरे को फैलाने से बचा रहे हैं। तो मास्क अपनी सुरक्षा अकेले के लिए नहीं है, दूसरी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और ये भी वैज्ञानिक बताते हैं कि इनमें से मैं मास्क पहनूंगा, डिस्टेंसिंग नहीं रखूँगा, या डिस्टेंसिंग रखूँगा, हाथ नहीं साफ़ करूँगा। ये तीनों को इकट्ठा अगर हम बहुत सेंसिबली करते रहें तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझें कि जितना भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये बीमारी तो फैलेगी। कुछ वैज्ञानिक मुझे बताते हैं कि 70% लोग तो इससे आगे पीछे अफेक्ट होंगे ही सभी देशों में, जब तक इसका इलाज नहीं निकले। इसके बाद जब 70% लोगों को हो जाता है तो व्हाट दे कॉल हर्ड इम्यूनिटी, और मैं बहुत संक्षिप्त में उसको भी एक वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूँ। व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी? देखिए, बीमारी कैसे फैलती है। मेरे शरीर में अगर बीमारी है, वायरस, तो मैं खोजता हूँ एक और शरीर, मानव शरीर में मैं पहुँच जाऊँ, और वहाँ भी मैं बढ़ जाऊँ, और फिर मैं किसी और मानव शरीर से मैं पहुँचूँ। ऐसा ही फैलता है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी मतलब ये है कि अगर 70% लोगों को ये बीमारी हो गई है, उसके बाद, बीमारी के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ इतने हो जाते हैं कि अब वो वायरस को लड़ने की आपकी क्षमता है। तो मतलब ये है कि मेरे शरीर से आपके शरीर में जाए, लेकिन आपको पहले से ही क्योंकि इम्यूनिटी हो गई है, तो वो वायरस में आप फैलाएंगे नहीं, बल्कि आप उसको मार देंगे। तो अगर 70, ये वैज्ञानिक बताते हैं, अगर 70% जनसंख्या में लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी हो गई है, तो जो 30% हैं वो उससे बचे रहेंगे, तो उनमें बहुत कम ये फैलेगा, क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। तो हम लोग हर कोशिश करें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चिंतित भी होने की ज़रूरत नहीं अगर हमें बीमारी हो जाए। इनफैक्ट विचित्र बात यह है कि ये एक्चुअली बाकी बीमारियों से, बहुत बीमारियां, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, ये एक्चुअली काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं। टीबी में
अगर आपको टीबी हो जाए और आपका इलाज ना हो तो लगभग 100% चांसेस हैं कि आप मरेंगे। यहाँ पे 2 या 3% चांसेस ही हैं, आज इलाज नहीं है आपके मरने का। तो इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलरली डेंजरस डिजीज़। सो अगर हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, अपना रेस्ट करें, क्वारंटीन करें, जो डॉक्टर बताते हैं वो हम करें। लेकिन स्टाफ, क्योंकि ये जो आगे के वक्त में हम लोगों ने कुछ फ़ैसले किए हैं, एक के हर एक स्टाफ का हर स्थिति में कम से कम 3 लाख रुपए का उनके और उनके परिवारजनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सुनिश्चित होगा। साथ में हमने ये हेल्थ इंश्योरेंस को लागू करने में कई बार परेशानी हो जाती है, तो हम कह रहे हैं कि ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो 24/7 अवेलेबल रहेंगे, जो इसके पूरे नियम कायदे जानते हैं, कि किसी को भी ज़रूरत है वो उस नंबर पे अपने कॉलीग को फ़ोन कर सकते हैं और वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिलाने में आपकी पूरी सहायता गाइड करेंगे। हमने लाइफ इंश्योरेंस की भी बात की है। ये मतलब 3% लोग, खास करके ऐसे लोग जो 65 साल से बड़ी उम्र के हैं या जिनका कोमॉर्बिडिटी मतलब और कोई बीमारी भी है, वो अगर प्रभावित होंगे तो जान जाने की जो थोड़ी बहुत जो चांसेस हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक लाइफ इंश्योरेंस भी रखेंगे और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम संस्था पे करेगी 2 साल तक, और उसके बाद आपको जारी रखना है आप जारी रखें, नहीं जारी रखना है उसको लैप्स होने दें, लेकिन इस दौरान लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा। हमने ये भी तय किया कि जो स्टाफ को ट्रैवल अपने फील्ड में जाना है या ऑफिस में आना है, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, उसमें हम सपोर्ट करेंगे कि वो प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकें। हम ये भी कोशिश करें कुछ शहरों में अपनी गाड़ी ख़रीदें ताकि हम लोगों को पिकअप करते हुए और ड्रॉप करने की व्यवस्था करें। एक क्वारंटीन की जगह, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम में से ऐसे लोग जिनका सौभाग्य है कि आपका बड़ा घर हो, जहाँ एक क्वारंटीन में मतलब एक अलग कमरा जिसमें अलग टॉयलेट हो, जहाँ पे अगर किसी को क्वारंटीन करना हो, अलग रखना हो तो उनको रख सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन जिनके घरों में ये व्यवस्था नहीं है, जो सरकारी जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी हालत में हैं, और अपने स्टाफ को उसको बचाने के लिए हमने तय किया है कि हम लोग किराए पे मकान या कमरे लेंगे और आपको क्वारंटीन हमारे ऑफिस के एक्सपेंस में करेंगे जिसको भी क्वारंटीन होना है। ऑफिस में एक नए अरेंजमेंट जहाँ पे लोगों को बहुत तंग तरीके से बैठने की ज़रूरत ना पड़े, और सफाई और एंट्री के पॉइंट पे बुखार लेना, सैनिटाइज़र वगैरह वो सारे व्यवस्था हों। तो ये सारे इंतज़ाम हैं। और भी इंतज़ाम हो सकता है, मान लीजिए कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं बुज़ुर्ग माँ बाप के बीच में रहता हूँ तो मुझे उनको ख़तरा ना हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं घर से अलग रहूँ, उसमें सपोर्ट चाहता हूँ काम के दृष्टि से, तो उसमें हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे तरीक़ों से हमने तय किया कि हम सहायता करेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरू में इस बीच में कहा था कि एक संतुलन हम लोगों का ये सारे व्यवस्थाओं के बाद भी हमें एक संतुलन बनाना होगा कि हमें अपने परिवार की सुरक्षा और जो समाज के जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसकी सुरक्षा के बीच में एक संतुलन ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, संस्था के तौर पे भी लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी, और जो भी हम लोग फैसला करेंगे एक दूसरे का हम सब समर्थन करेंगे। आखिर में मैं ये जो
अभी का दौर है लॉकडाउन का और महामारी का, इससे पहले भी एक के बाद एक चुनौतियां रहीं। लिंचिंग का पूरा दौर रहा, जो विरोध प्रकट करने का एक सिलसिला रहा, सांप्रदायिक हिंसा का वक्त रहा, ऐसे बहुत सारे, और फिर ये सारी चुनौतियां आईं। पर इस सब के बीच में मैंने देखा है कि हमारे जो भी साथी हैं उन्होंने बेहद व्यक्तिगत जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, अपने अपने काम, अपने फ़र्ज़ के प्रति जो एक निष्ठा है, साथियों ने अलग अलग तरीक़ों से इसका प्रदर्शन किया है। कई साथियों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान में नहीं रखते हुए सीधे सड़कों पे पहुँचे, लोगों को खाना पहुँचाया। कई लोग फ़िल्म बनाए, अपना लोगों को सहायता, बसों का इंतज़ाम किया। कुछ लोग डिस्ट्रेस कॉल्स को लेते रहे। कुछ लोगों ने और तरीक़ों से भी अपने शोध के माध्यम से इनका साथ करते रहे। विकल्पों की बात की, सरकार का जहाँ विरोध करने की ज़रूरत थी वहाँ बात की, और हर वक्त वकीलों ने उन लोगों की सहायता की जिनको इस बीच में भी पकड़ा जा रहा था। तो आप सब ने जो हिम्मत, साहस और इंसानियत, मोहब्बत, करुणा, संवेदना, इस सब का परिचय दिया है, यही हम सब की मजबूती है। ये ऐसा अंधेरे दौर से हम गुज़र रहे हैं जहाँ हर एक को अपने अपने तरीके से हम इस अंधेरे से कैसे लड़ें और कैसे अपना चिराग जलाएं, और इकट्ठा हमारे चिरागों की कितनी नूर हो कि हम इस अंधेरे से लड़ सकें। यही हम सब की इकट्ठा कोशिश रही है और रहेगी। इसमें उस अंतिम व्यक्ति जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है, उसके दर्द और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम लड़ने में सफल हों, और दूसरी तरफ अपने आप और अपने परिवारों को सुरक्षित रखने में कामयाब हों। यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर जिंदाबाद, जय संविधान, जय मोहब्बत।